राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक परी की बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। रानी परी के जन्मदिवस के अवसर पर परिस्तान देश में बहुत बड़ा उत्सव था, जिसमें शामिल होने के लिए कई आसपास के ग्रहों की परियां भी आई थी। रंग बिरंगी बत्तियों से परी महल के साथ साथ पूरा परिस्तान जगमगा रहा था। महल के बाहर के उपवन में उत्सव के लिए सुंदर सुंदर पंडाल लगाए गए थे, जिसमें एक तरफ नाचने गाने की पूरी व्यवस्था थी तो दूसरी तरफ बच्चों को खेलने के लिए एक से बढ़कर एक चीजें और खिलौने थे। गरज हर उम्र के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। मेहमान आते और अपनी उम्र के अनुसार पंडाल चुनकर चले जाते और झूमने लगते। महल के रसोइये लजीज पकवान बनाने में व्यस्त थे। सारे लोग उत्सव की मस्ती में डूबे हुए थे। तभी लाल ग्रह की राजकुमारी लाल परी गिरकर मूर्छित हो गई। हर तरफ हड़कंप मच गया। राज वैद्य ने लाल परी का इलाज शुरू किया, पर सब दवाएं बेअसर रहीं। लाल परी को होश नहीं आया। राज वैद्य ने लाल परी की माँ लाल रानी से कहा, राजकुमारी जी के शरीर पर लगता है रानी जी किसी विष का प्रभाव दिख रहा है। कहीं किसी विषाक्त चीज पर इनका पैर तो नहीं पड़ गया या इन्होंने उसे छुआ हो। लाल रानी परी ने जो याद करते हुए कहा कि वैद्य जी, यहाँ आते समय एक बैग में जलता हुआ दिया उड़ता जा रहा था। लाल परी ने उसे छूने की कोशिश की थी और शायद छुआ भी होगा। आप तो वैद्य जी कहने लगे, आपको रोकना चाहिए था। पता है रानी जी, पृथ्वीवासी जादू टोना करके ऐसी चीजें उड़ाते हैं जो कि बहुत विषाक्त होती हैं। राजवैद्य अब गंभीर हो गए तो लाल परी कहने लगी, लाल रानी, तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? एक साथ कई स्वर उभरे तो राजवैद्य जी कहने लगे, इसका उपाय पृथ्वी पर ही है। विष का असर इतना बढ़ चुका है कि बस अब एक वही उपाय है। तो जो जल्दी बताइए, लाल परी के दोस्त राज परवा ने घबराते हुए पूछा। तो वो कहने लगे, वहां के पर्वतों पर एक बूटी मिलती है, उसका रस पिलाया जाए तो लाल परी बच सकती है। तो राज परवा ने दर्द भरी आवाज में कहा, हम अभी जाते हैं पृथ्वी पर और पूरी पृथ्वी छान मारेंगे और उसे लेकर आएंगे। ऐसे नहीं, हमारे पास समय बहुत कम है, राजवैद्य जी ने कहा। पहले पृथ्वी के नक्शे में उस पर्वत को ढूंढ लेते हैं, फिर लाल परी को लेकर चलेंगे। किसी के अकेले जाने आने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो राजवैद्य की बात से सब सहमत थे। थोड़ी देर बाद जब उस दिशा की जानकारी हो गई तो लाल को राज परवा ने गोद में उठाया और उसकी माँ लाल रानी परी वैद्य जी के साथ पृथ्वी की ओर उड़ चले। पर्वत की नरम घास पर लाल परी को लिटाकर उसके मुंह में जब बूटी का रस डाला गया तो कुछ समय बाद उसने आंखें खोल दी। लाल परी ने जब आंखें खोली तो पृथ्वी पर सूर्य का पदार्पण हो चुका था, जिसकी सुनहरी आभा से हर चीज खूबसूरत लग रही थी। फूलों के रंग निखरे हुए थे, आसमान साफ और नीला दिखाई दे रहा था। तो जो लाल परी ने इधर उधर देखा तो उसकी नजर जो एक चरवाहे को देखने लगी और हैरत से वह उसे आंखें फाड़े देख रहा था। अब और सबको अपनी तरफ देखते हुए वह चरवाहा डर कर भागने लगा। लाल परी ने उससे कहा, रुको, डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चरवाहा रुक गया तो उसकी तरफ देखते हुए लाल ने परी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो चरवाहा बोला, मेरा नाम रामधन है। तो वह कहने लगा, मुझे कुछ खाने पीने के लिए दे सकते हो? तो वह कहने लगा, क्यों नहीं। और यह कहकर चरवाहे ने गाय का दूध निकाला और लाल परी को दे दिया। दूध पीकर लाल परी बहुत खुश हुई। बहुत ही स्वादिष्ट पेय है, उसने पुलकित होकर कहा। फिर चारों तरफ घूम घूम कर हरियाली और दरख्तों में लगे फल, रंग बिरंगे फूलों को देखते हुए खुश होकर बोली, मैं कुछ समय यहाँ और रहना चाहती हूँ।
तो लाल रानी ने कहा, बेटा हम परियां हैं, हम धरती पर नहीं रह सकते। तो लाल परी कहने लगी, माँ हमारे यहाँ ऐसे सुंदर प्राकृतिक दृश्य कहाँ होते हैं, तो इस तरह फल नहीं तोड़ सकते। उसने एक पेड़ से फल तोड़ते हुए पूछा। तो फिर फूलों की खुशबू लेते हुए बोली, हमारे ग्रह पर हम जो चाहते हैं हमारे सामने आ जाता है, हर चीज जादुई होती है, इस तरह प्रकृति से हमें नहीं मिलती। तो लाल रानी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा तुम्हारा स्वास्थ्य अभी, वह अपनी बात कहने की कोशिश ही कर रही थी। तभी उनकी बात काटकर लाल परी बोली, मैं यहाँ इन सब के बीच। उसने चारों तरफ हाथ घुमाते हुए अपनी माँ की तरफ बीच में ही रोक कर कहा, यहाँ रहूंगी तो जल्दी स्वस्थ होकर परी देश लौट आऊंगी। लाल परी की जिद के आगे लाल रानी चुप हो गई। राज परवा ने भी समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसकी बात पर ध्यान दिए बिना उसने चरवाहे से पूछा, रामधन इस पर्वत पर कोई आता जाता तो नहीं होगा? चरवाहा बोला, नहीं, सब नीचे से ही जानवर चरा कर ले जाते हैं। हमको यह पर्वत बड़ा आकर्षित लगता है, इसलिए हम अक्सर यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं। लाल परी ने पूछा, रामधन तुम मेरे साथ रह सकते हो? मेरा इस दुनिया में, रामधन कहने लगा, कोई नहीं है अपना। सब जानते हैं कि इस पर्वत पर मेरा बहुत मन लगता है, इसलिए कोई ध्यान भी नहीं देगा मैं कहाँ हूँ और क्यों रह रहा हूँ। रामधन ने जल्दी से अपनी बात कह दी। तो लाल परी कहने लगी, धरती पर रहने के लिए तुम्हें अपने पंख, जादुई और अंगूठी छड़ी सब मुझे वापस करने होंगे, तुम्हारे क्योंकि तुमने हमारे लाल परी देश के नियमों का उल्लंघन किया है। लाल रानी थोड़ी उदास होकर कहने लगी। लाल परी ने जो अपने पंख, जादुई अंगूठी, छड़ी खुशी खुशी अपनी माँ को दे दिए। लाल रानी दुखी होकर लाल परी की तरफ देखते हुए बोली, तुम हमसे कोई संपर्क नहीं कर सकोगी लाल परी। तो लाल परी कहने लगी, हम भी कभी कभी तुमसे मिलने आएंगे। लाल रानी जो लाल परी से कहने लगी, फिर रामधन की तरफ देखकर बोली, इस नादान सी परी का ध्यान रखना। रामधनी ने हाँ में सिर हिला दिया। राजपरवा बोला, लाल तुम मेरी बहुत प्यारी दोस्त हो, मुसीबत के समय मुझे याद करना। भारी मन से सब लाल परी को धरती पर छोड़कर अपने परिस्थान के लिए लौट गए। लाल परी पहली बार धरती पर आई थी, इसलिए इस नई दुनिया में उसे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। उसने चरवाहे रामधनी से विवाह कर लिया और सुखपूर्वक रहने लगी। इतनी सुंदर स्त्री पाकर रामधन तो निहाल हो गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका विवाह हो सकेगा। उसके पास अपना कुछ नहीं था, वह दूसरे की गायों को चराता था। उससे जो कुछ आमदनी होती रूखा सूखा खाकर कहीं भी पड़ जाता। ऐसे ही उसके दिन गुजर रहे थे कि एक करिश्मे की तरह लाल परी उसकी जिंदगी में आ गई। वह रोज सुबह पर्वत के नीचे जाकर गायें चराता और उससे जो भी पैसे मिलते उससे जरूरत का तथा खाने पीने के सामान लेकर शाम को लौट कर आता और सब लाल के हाथ में दे देता। लाल उन चीजों को थोड़ा थोड़ा करके खर्च करती। इस तरह दोनों की जिंदगी सुखपूर्वक कट रही थी और धीरे धीरे समय बीत रहा था। नियत समय के बाद लाल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक पुत्र और एक पुत्री। परिवार में 2 सदस्यों के बढ़ जाने से खर्चा भी बढ़ गया, पर आमदनी नहीं बढ़ी। जब गुजारा मुश्किल हो गया तो बच्चे भूख से बिलखने लगे। तब लाल परी ने रामधन को एक हार देकर कहा, रामधन इस हार को बेच देना। लाल ने रामधन को हार देते हुए कहा। तो रामधन हार को अंगोछे में लपेटकर सीधे सुनार के पास ले गया। गरीब चरवाहे के पास इतना कीमती और अद्भुत हार देखकर सुनार चौंक गया। उसे लगा हो ना हो यह चोरी का हार है। उसने राजमहल से जरूर इसने चोरी करके उड़ाया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसे खबर सुनी थी कि महारानी का हार चोरी हुआ था। तो कितने सातिर होते हैं लोग, राजमहल में चोरी करके दिन दहाड़े गहने बेचने चले आते हैं। जो सुनार कह रहा मन में सोच रहा था कि हिम्मत तो देखो इसकी, और रामधन को जो अपनी बातों में उलझाए रखकर रोके रखा और पुलिस को खबर करवा दी। कुछ देर में पुलिस ने आकर रामधन को पकड़ लिया।
उसने अपनी पूरी कहानी बताने की कोशिश की, अपनी सफाई देता रहा, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। वह लाख चिल्लाता रहा, पर उसे चोरी के इल्जाम में बंद करा दिया गया। लाल ने कई दिनों तक जब रामधन अपने पति के आने का इंतजार किया। जब वह नहीं लौटा तो घर के हालात और खराब हो गए। भूख प्यास से बच्चे बिलखने लगे, तो वह पहाड़ों से नीचे उतरी। आखिर उसे बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही था और रामधन का भी पता लगाना था। पहले तो उसका नाजुक शरीर और बेपनाह खूबसूरती को देखकर कोई भी उसे अपने घर में काम देने को तैयार नहीं हुआ। सबको लगता था कि यह सुकुमारी सी लड़की क्या घर के चौका बर्तन कर पाएगी। फिर उसके चेहरे पर परेशानी देखकर कुछ लोगों का मन पिघला और उन लोगों ने उसे अपने घर का काम करने के लिए रख लिया। उसे 3 घरों में चौका बर्तन करने का काम मिल गया, जिससे बच्चों को खाने पीने की समस्या तो हल हो गई, मगर रामधन के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। वह किसी को अपनी परेशानी नहीं बताना चाहती थी। उसे डर था इससे कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए, इसलिए रामधन के बारे में खुलकर किसी से बात नहीं कर सकती थी। एक दिन बाजार में उसने 2 औरतों को कहते सुना। एक स्त्री कह रही थी, रामधन बेचारा तो बिना वजह फंस गया। सुना है महारानी ने कहा है कि वह हार उनका नहीं है। दूसरी बोली, हाँ हमने भी सुना है कि उसने शादी कर ली थी और उसकी स्त्री पर्वत पर रहती है। पता नहीं उस बेचारी तक यह खबर पहुंची भी है या नहीं कि उसका पति जेल में बंद है। रामधन का पता लगाने के बाद वह दुख के साथ उसे राहत भी मिली। उसे छुड़ाने का उपाय सोचते हुए वह घरों में काम निपटाने लगी। आज उसे पसीना बहुत आ रहा था। उसे जब भी पसीना आता तो पसीने की बूंदें मोती बन जाती थी, जिसे वह सबसे छुपाकर संभाल कर रख लेती। पर आज परेशानी में उसे ध्यान नहीं रहा और वह अपने आंचल से पसीने पोंछते जा रही थी। दूसरे दिन उसकी एक मालकिन ने अपनी पड़ोसन से पूछा, कल नौकरानी मेरे यहाँ काम करके गई तो चमकीले मोती बिखेर दिए। वह तुम्हारे यहाँ भी तो काम करती है, तुमने देखे हैं? तो दूसरी कहने लगी, हाँ बहन, मुझे भी चमकीले मोती गिरे मिले हैं। दूसरी ने कहा। तो पहली कहने की लगी, चलो सुधा से भी पूछ लेते हैं, वह उसके वहाँ भी तो काम करती है। कहते हुए दोनों सुधा के घर गईं। जब उसने भी मोती मिलने की बात कही तो तब वे सब ने आपस में मंत्रणा की कि कहीं यह जादूगरनी तो नहीं है। जरूर यह जादूगरनी लगती है, पहले कभी भी देखा भी नहीं था। ये सुंदर भी इतनी है कि नौकरानी तो लगती ही नहीं है। कौन है, कहाँ से आई है और उस पर से यह न जाने कहाँ से इतने मोती झड़ते हैं, और उसके हंसने से झड़ते हैं कि रोने से झड़ते हैं, समझ नहीं आ रहा। डर कर सबने उसे काम से हटा दिया। अब बेचारी करे तो क्या करे, वह अपने पति को छुड़ाए और बच्चों को पाले। अपनी धुन में खोई हुई वह पहाड़ी पर अपनी झोपड़ी में आकर बैठ गई। उसे राजपरवा की याद आई। उसने आंख बंद करके उसे पुकारा और राज को सामने खड़ा पाया। उसकी सारी कहानी सुनकर राज मदद करने को तैयार हो गया। जब लाल परी ने उससे कहा, यह परीलोक नहीं पृथ्वी है, यहाँ के लोगों को मैं ठीक तरह से समझ नहीं पाई, तो तुम क्या समझोगे? तुम इतनी मदद करो कि मेरे बच्चों को परीलोक ले जाओ, अगर लाल परीलोक के नियमों का उल्लंघन ना हो तो। लाल परी ने गुस्से और दुख से कहा, तुम भी जो हमारे साथ चल सकती हो, तुम्हें वहां से निकाला नहीं गया है, ना ही किसी ने श्राप की वजह से तुम यहाँ पर हो। तुम अपनी मर्जी से यहाँ आ रही हो। राज उसे समझाते हुए कहने लगा। तो वह कहने लगी, मैं रामधन को इस मुसीबत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तुम माँ से कहना मेरी फिक्र ना करे। राजपरवा के जाने के बाद उसे बच्चों की चिंता से राहत मिल गई, क्योंकि काम करते हुए उसका सारा ध्यान पर्वत पर झोपड़ी में पड़े बच्चों की तरफ लगा रहता था। अब बच्चे जो परीलोक चले गए थे तो उसकी आधी चिंता खत्म हो गई थी। लाल उस हार के मैचिंग बुंदे लेकर उसी सुनार के पास गई, ताकि उसे भी चोरी के इल्जाम में जेल भेज दिया जाए और वह रामधन से मिलकर आगे की योजना बनाए। पर सुनार ने उसे गौर से देखा और बुंदों के दाम दे दिए। अब तो रामधन से मिलने का वह मौका भी हाथ से गया। रुपयों की थैली अपनी झोपड़ी में ले आई और बैठी कुछ सोच रही थी। तभी उसकी नजर उस डब्बे पर गई
तभी उसकी नज़र उस डिब्बे पर गई जिसमें उसने अपने पसीने से बने मोती जमा कर रखे थे। मोतियों की खूबसूरत सी उसने माला बनाई और उसे लेकर राजमहल की ओर चली। चलते चलते रास्ते में रात हो गई, लेकिन वह कहीं भी रुकना नहीं चाहती थी। वह जल्दी से जल्दी महल पहुंच जाना चाहती थी, क्योंकि उसने सुना था कि 2 दिन बाद ही रामधन को दरबार में पेश होना है और महाराज फैसला सुनाने वाले हैं। इसलिए वह समय गंवाना नहीं चाहती थी। सारी रात चलने के बाद सुबह के समय वह राजमहल में पहुंची। उसने पहरेदारों को बताया कि वह महारानी के लिए ऐसा तोहफा लाई है जिसे देखकर वो खुश हो जाएंगी। तोहफा क्या है, यह दिखाने से इनकार करते हुए कहा सिर्फ महारानी को ही दिखाएगी। इसलिए मजाक समझकर किसी ने भी उसकी बात को ध्यान नहीं दिया। वह बहुत मिन्नतें करती रही। मिन्नतें करने में सारा दिन निकल गया। भूखी प्यासी वह सबसे विनती करती रही, पर किसी को दया नहीं आई। पहरेदार हंसते हुए उसकी हंसी उड़ाते हुए कहते कि इस तरह हर राह चलते की भेंट रानी माँ से स्वीकार करने लगे तो यह महल तो उपहारों से भर जाएगा। और वे एक दूसरे का साथ देकर हंसने लगे। लाल परी ने हिम्मत नहीं हारी। सुबह से शाम हो गई, तब एक सिपाही जो सुबह से उसे सबसे मिन्नतें करते हुए देख रहा था, उस सिपाही को उस पर दया आ गई और उसने महारानी तक यह खबर पहुंचा दी। महारानी ने एक दासी को लाल को बुलाने के लिए भेजा। यह देखकर सब पहरेदारों के चेहरे उतर गए। लाल उनकी तरफ एक नजर डालने के बाद दासी के साथ चल पड़ी। महल की भव्यता लाल को अपने महल की याद दिला रही थी। लाल जब वहां पहुंची तो महारानी का श्रृंगार हो रहा था। लाल उनके कदमों में बैठकर उन्हें उनसे और मोतियों की माला उनकी तरफ जो बढ़ाने लगी। मुझे यकीन है, कहने लगी, कि इससे महारानी जी आपकी सुंदरता में निखार आएगा। महारानी उसके धृष्टा भरे शब्द सुनकर गुस्से से पलटी तो देखती रह गई। वह दुआ के अंदाज में हथेलियों को जोड़े हुए बैठी हुई थी और उसके बीच रखी मोतियों की माला से सतरंगी रोशनी फूट रही थी और वह कह रही थी, महारानी मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करें, आप मुझे अपनी सेवा का मौका दें। इस तरह से उपहार कीमती देकर कोई दासी बनने की इच्छा प्रकट करे तो हैरत की तो बात होगी ही। महारानी कभी माला को कभी उसके खूबसूरत मुखड़े को देख रही थी, जो माला की चमकीली रोशनी में दमक रहा था। कुछ देर बाद लाल ने ही दोबारा दासी बनने की बात की तो रानी की तंद्रा भंग हुई। तब उन्होंने कहा, ऐसे खूबसूरत इतने चमकीले मोती तो आज तक मैंने नहीं देखे, तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब वह कहने लगी, मेरे पास मोतियों का पेड़ है सम्राज्ञी जी। लाल कहने लगी, तो रानी कहने लगी, मोतियों का पेड़ कहाँ से आया, कैसे पाया? महारानी ने एक साथ कई सवाल कर दिए। तब वह कहने लगी, क्योंकि रानी को जो मन ही मन उससे थोड़ी जलन हुई थी कि ऐसे नायाब मोती का पेड़ मेरे राजमहल में ना होकर इस गरीब की कुटिया में है, और उसकी सुंदरता भी इस मामूली कपड़े में भी जगमगा रही है। भूख और थकान से बेहाल लाल ने थके अंदाज में कहा, यह लंबी कहानी है। उन्होंने उसे दासियों के साथ भेजकर उसके खाने और आराम करने की व्यवस्था करने को कहा, पर रानी पर वो मोतियों का पेड़ और उसकी खूबसूरती दोनों उसके मन में चुभ गई थी। इसलिए कुछ घंटे बाद उसने लाल को हाजिर होने का हुक्म दिया। लाल परी अंदर ही अंदर खुश हुई कि उसकी चाल कामयाब हो रही है। जैसे उसने सोचा था वैसा हो रहा था। महारानी को जो वह हाथ जोड़कर नमस्कार किया और चुपचाप खड़ी हो गई। महारानी ने सभी दासियों को वहां से जाने का इशारा किया। दासियों के जाने के बाद लाल की तरफ देखकर महारानी बोली, क्या तुम बता सकती हो? लाल ने अपनी सच्चाई ना बताकर एक गढ़ी हुई कहानी बताई। वह कहने लगी, एक बार की बात है, मेरी माँ और भाई जंगल के रास्ते से मौसी के घर से लौट रहे थे। रात हो जाने के कारण जंगल में एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस रात परियों की टोली जंगल में जश्न मनाने आई थी। एक छोटी सी परी का पंख पेड़ की टहनी में उलझ गया और वह उलझा ही रह गया। वो रोने लगी। माँ और भाई ने शोर सुनकर जाग गए थे और डर से छुपकर बैठ गए थे। उस परी का रोना सुनकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने इधर उधर देखा, थोड़ी दूरी पर सब परियां दूर थीं। भाई ने उसे उतारा और माँ ने उसके पंखों को ठीक किया। फिर वो उड़ नहीं पा रही थी। तब भाई ने उसे गोद में उठाया और माँ के साथ
वहाँ गए जहाँ सब नाच गाने में मगन थी। अपनी बच्ची को सही सलामत पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत आभार व्यक्त किया। खुश होकर एक बहुत ही कीमती और सुंदर हार उन्होंने भाई को उपहार में दिया। माँ ने वह मुझे हार दे दिया और अब हार को पहनते समय उसका एक मोती टूट कर गिर गया, जिससे मैंने जमीन में दबा दिया। देखते ही देखते मोती का पेड़ बन गया। महारानी उसकी तरफ देखे जा रही थी, जैसे वह जानना चाह रही थी कि वह हार कहाँ है और वह पेड़ कहाँ है। तब वह लाल परी कुछ रुक कर आगे बोली, मैंने कठिन समय में वह हार अपने पति को देकर सुनार के पास बेचने के लिए भेजा था, पर सुनार ने उन्हें चोर समझ लिया और चोरी का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार करवा दिया। इतना बताकर लाल परी चुप हो गई। उदासी उसके खूबसूरत मुखड़े पर उतर आई। महारानी ने लाल से कहा, कहीं तुम रामधन की बात तो नहीं कर रही हो? तो लाल परी कहने लगी, हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। कल दरबार में उन पर लगे इल्जाम की सुनवाई होगी। आप तो सच्चाई जानती हैं, हार किसका था, और यह भी आपको मालूम हो गया कि कल दरबार में मेरी मदद कीजिए आप, ताकि मेरे पति रिहा हो सके। महारानी खामोश रही, जिसे आश्वासन समझकर कई रोज की जगी हुई लाल परी आज सगुन से सोई थी। महारानी विचारों के झंझावत में फंसी जगी रही। उन्हें शक हो गया कि दासी ने मन गढ़ंत कहानी बताई है। सवेरा होते होते उन्होंने तय कर लिया रामधन को कैसे बचाया जा सकता है। उन्होंने अपनी खास दासी सुनैना को बुलावा भेजा और उसे सब समझा दिया। दरबार में उसे क्या कहकर रामधन को बचाना है। फिर उससे बोली, जाते जाते नई दासी को मेरे पास भेजते जाना। अचानक से सुबह सुबह आए बुलावे पर लाल परी थोड़ा घबरा गई। महारानी ने उसे शांत करते हुए कहा, रामधन रिहा हो जाएगा, पर तुम्हें मेरी खास दासी बनकर महल में रहना होगा। मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ, लाल परी ने हंसते हुए कहा। तो रानी कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? तब वह कहने लगी, मेरा नाम लाल बबूनी है। बाबा की लाल यानी बेटा, माई की बबूनी। कोई लाल पुकारता है, कोई बबूनी कहता है। रानी की बात पूरी होने से पहले ही उसने फिर एक बात और बना दी। दरबार में उधर सुनैना ने महारानी का पक्ष रखते हुए कहा, महारानी साहिबा ने पहले ही कहा है कि वो हार उनका नहीं है। रामधन की पत्नी महारानी की सेवा में है। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर महारानी साहिबा ने हार उन्हें दिया था। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद सुनाए गए फैसले से रामधन बरी हो गया। लाल परी सोच में पड़ गई। मैंने जो कहानी बताई थी, महारानी ने उस कहानी को दरबार में उजागर क्यों नहीं किया? इधर महारानी को ऐसा लग रहा था कि हार और मोती के अलावा लाल बबूनी स्वयं में कई रहस्य समेटे हुए हैं। इसलिए उन्होंने मामले को जल्दी निपटाकर उसको अपनी सेवा में रखकर सब जानकारी हासिल करना चाहती थी। लाल ने महारानी से रामधन के साथ जाने की इजाजत मांगी, ताकि वह अपने घर बच्चे को व्यवस्थित करके फिर से महारानी की सेवा में आ सके। दोनों के जाने के कुछ देर बाद एक दासी भागती हुई महारानी के पास आकर बोली, यह रुमाल उसी दासी लाल बबूनी का है। इससे कल वो अपने माथे के पसीने पहुंच रही थी। इसमें वैसे ही सुंदर और चमकीले मोती हैं जैसे मोतियों की माला उसने आपको भेंट की है। मोती देखकर महारानी का शक यकीन में बदल गया और वो बोल उठी, तो वह परी ही है, मेरा शक सही था। दासी ने यह बात सुन ली और उसने दूसरी दासी को बताया। दूसरी से तीसरी तक होते हुए यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग परी को देखने के लिए पहाड़ की तरफ भागे। लाल बहुत दिनों से के बाद जो रामधन से मिलकर बहुत खुश थी। वे टहलते हुए घूमते हुए झोपड़ी से में जो आराम कर रहे थे, तभी शोर सुनकर बाहर आए और यह देखकर दंग रह गए कि भारी भीड़ पर्वत की ओर चली आ रही है। लेकिन क्यों? हालांकि लोग परी को देखने के मुंह में चले आ रहे थे और उनकी मनसा लाल को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। पर लाल ने समझा, हमारा राज खुल गया है, अब हमारी जान खतरे में है। उसकी कुछ समझ में नहीं आया तो उसने झट से आंखें बंद की और राजा को पुकारा। राज सामने आ गया। भीड़ को ऊपर की तरफ आते हुए देखकर उसने ही वही अनुमान लगाया जो लाल ने लगाया था। उसने कहा, लाल, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, पर कैसे? हमारे तो पंख भी नहीं है। लाल बोली। तो राज कहने लगा, मेरी छड़ी किस दिन काम आएगी? तुम अपनी छड़ी से जाने के लिए तैयार और
हो छड़ी काम करेगी। छड़ी घुमाते ही लाल के पंख हो गए और फिर उसने रामधन को भी पंख दे दिए। रामधन पंख फड़फड़ा कर रह गया और क्योंकि वह उड़ नहीं पा रहा था। लाल रामधन को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वह जल्दी जल्दी उसे उड़ाना सिखाने लगी कि ताकि वह उड़ना सीख जाए। तभी भीड़ जो नजदीक आने लग गई और लाल ने कहा, रामधन जल्दी उड़ो। रामधन ने हिम्मत की और तीनों उड़ चले, पर रामधन थोड़ा ऊपर जाकर गिर गया। भीड़ में अब तक बहुत जो करीब आ चुकी थी भीड़ जो थी अब तक बहुत करीब आ चुकी थी, जिसे देखकर जो वह घबरा गया और लाल और राज ने जख्मी रामधन को दोनों ओर से उसकी दोनों बाहों को पकड़कर उठाया और आसमान में उड़ गए। भीड़ कौतूहल से उन्हें जाते हुए देखती रही। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे।